स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना अनुराग जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली में क्या है कि इसमें सारे केवल ड्रग्स के नाम याद करने हैं, उसकी डिटेल्स याद करनी है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था जो एक्सप्लेन करने लायक था, इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ और इसलिए मैं आपको स्लाइड के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। और बहुत ध्यान से समझिएगा, आप इसी तरह से नोट्स भी बना लेंगे, आपको आसानी होगी नोट्स बनाने में। तो आप इसको चलिए समझते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो बात करते हैं, तो फिर बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। आपको पता है कि हिंदी में टीबी बीमारी आप सुने हैं ना, जिसमें लोगों को खांसी आती है, बलगम के जांच होती है और उसके लंग्स में बाकी जगह पे टीबी होती है। तो टीबी बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके इन्फेक्शन के कारण होता है और ये बेसिकली एक तरह का रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है। लेकिन ये टीबी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। यानी जब किसी इंसान के फेफड़े में यानी कि लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन अगर लंग्स के अलावा बॉडी के किसी और पार्ट में हो रही है, बोन में हो रहा है, लीवर में हो रहा है या किसी और जगह पे हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ही होता है। ठीक है, तो ये जो ड्रग होता है इसमें ढेर सारे ड्रग्स जो यूज़ हम करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, दे आर कॉल्ड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ठीक है, अब जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है फ्रेंड, बेसिकली वो कॉम्बिनेशन दिया जाते हैं। हमेशा कभी भी एक ड्रग हम लोग नहीं देते हैं इसके ट्रीटमेंट में। ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट हमेशा कॉम्बिनेशन दिया जाता है, 2 या 2 से अधिक ड्रग देते हैं। इसका पीछे रीज़न क्या होता है कि सभी दवाओं के अपने कुछ रिस्पॉन्स होते हैं, कुछ स्लो रिस्पॉन्स होते हैं और जब कई दवाइयाँ आपस में एंटीबायोटिक मिलती हैं तो वो सिनर्जिज्म शो करती है। सिनर्जिज्म मतलब होता है कि एक्शन एक के साथ एक मिलके बढ़ जाता है, एक्शन कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सिनर्जिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो ट्यूबरकुलोसिस के एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को कितने भागों में बांटा गया? तो क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 होते हैं, एक फर्स्ट लाइन ड्रग, दूसरा सेकंड लाइन ड्रग और कुछ नेवर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में आपको 3 लाइन याद रखनी है। पहला है फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग और नीवर एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट लाइन ड्रग मतलब होते हैं ऐसी दवाइयाँ यूज करते हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और लेस टॉक्सिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो फर्स्ट लाइन ड्रग यानी फर्स्ट चॉइस ड्रग भी इसको बोलते हैं, यानी सबसे पहले किसी इंसान को हम यही ड्रग देते हैं। और अगर बॉडी के अंदर उसने इलाज अपना 6 महीने का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, दवा बीच में छोड़ दिया, तो उसके बॉडी में क्या होता है, डेवलप हो जाता है रेजिस्टेंस। तो उस केस में हमको देना पड़ता है सेकेंड क्लास ड्रग। तो जो सेकेंड लाइन ड्रग होती है उसमें हाई टॉक्सिसिटी होती है और लो एफिकेसी होती है, लेकिन रिस्पॉन्स कम होता है, लेकिन इफेक्ट और उसका नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन क्यों करना भाई, क्योंकि पहले वाले क्लास में क्या हो गया है, डेवलप हो गया है ट्यूबरकुलोसिस का रेजिस्टेंस, इसलिए हमको सेकंड क्लास देनी है। तो देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन सी होती है, बेसिकली आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, एथेम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका शॉर्ट फॉर्म है HRZES, रिजेस को बोलते हैं। तो H से आइसोनियाजाइड होता है, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, एथेम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, याद रखिएगा। सेकंड लाइन ड्रग में हमारे आते हैं बेसिकली पैरा अमीनोसैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अगला आता है साइक्लोशेरिन, कैनामाइसिन और एमिकासिन। ठीक है, ये 3-4 ड्रग हमारे होते हैं। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे कि न्यू ड्रग में, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लेरिथ्रोमाइसासिन और एजिथ्रोमाइसासिन, ये ड्रग भी हम यूज करते हैं एज ए एंटीबायोटिक। ये क्लासिफिकेशन इसको हम देते साथ। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया फ्रेंड। अब हमें पता है कैसे पढ़ाई की जाती है, हमको बस करना है अब सभी ड्रग्स के पहले फर्स्ट लाइन फिर सेकंड लाइन, इन सभी ड्रग्स की क्या जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, यूज़। ठीक है, यही सब हमको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो चलिए पहला ड्रग बात करते हैं आइसोनियाजाइड। स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, क्या करना है, बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन लगाएंगे तो पिरिडीन रिंग बन जाएगा और उसमें एक साइड में लगा देंगे हम CONH नेक्स्ट ग्रुप। ठीक है, एमाइड ग्रुप लग रहा है, तो ये हमारा हो गया आइसोनियाजाइड। तो इसका देखा जाए तो ये आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड इसकी रिंग होती है। ये मोस्ट एक्टिव ड्रग होता है किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस, सबसे अच्छा ड्रग माना जाता है इसको। ये वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है। इसका जो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी होती है वो ट्यूबरकुलोसिस की बहुत अच्छी होती है। ये क्या करता है कि हमारे बेसिकली मैक्रोफेजेस में इंसर्ट करता है और वहाँ पे जा करके एंटी ट्यूबरकुलर ऑर्गेनिज्म को किल करता है। इसके हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि आइसोनियाजाइड कैसे काम करता है। तो क्या होता है, देखिए आपको पता है किसी भी बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरकुलोसिस का, उसका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, माइकोलिक एसिड का, जिसको माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल कहते हैं। तो अगर हम उसके सेल वॉल को ही रैप्चर कर दें तो वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो जो हमारा आइसोनियाजाइड होता है फ्रेंड, क्या करता है, उसके माइकोलिक एसिड को जो होता है सेल मेम्ब्रेन में, उसको मार देता है, उसको किल कर देता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंट भी डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट आता है मार्केट में जैसे कि एंजाइम कैटालाइज पेरोक्सीडेज होता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमेशा दिए जाते हैं। प्रॉपर्टी बात कर लें आइसोनियाजाइड की, तो प्रॉपर्टी क्या होता है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्वीट टेस्ट होता है हल्का सा, वाटर में सॉल्युबल होता है और ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ इनकैम्पैटिबल होता है। ठीक है, और ये लाइट के साथ इफेक्ट करने होता है, इसलिए इसको हमेशा कंटेनर में रखते हैं जो कि लाइट से दूर रखते हैं इसको।
यूज़ की बात कर ले, आइसोनियाज़ाइड कैसे काम करता है, तो क्या करता है, ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। मैंने बताया ट्यूबरक्लोसिस 2 प्रकार होते हैं, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के केस में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी इसके साथ ये मेनिंजाइटिस और गेरेंजियो यूरिनल इन्फेक्शन भी इसका यूज़ होता है। प्रिपरेशन क्या होता है, ये टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, एलेक्सर के फॉर्म में आते हैं, इथेनब्यूटल के साथ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आता है और रिफाम्पिसिन के साथ भी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ये मार्केट में मिलता है। मार्केट में किस किस नाम से मिल जाएगा आपको, ये आइसोनेक्स, आइसोकिन, जोनाजाइड, हाइकोजाइड, आइसोकिनाजाइड, आइसोजाइड और टीबीजाइड के नाम से ये मार्केट में अलग अलग कंपनियां इसको बनाती हैं। तो फ्रेंड ये था आइसोनियाज़ाइड। अगर आपसे एग्जाम में आइसोनियाज़ाइड पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो आपको डिटेल इतना कुछ इसको लिखना पड़ता है। बहुत आसान भाषा में नोट्स है, आप बिल्कुल ऐसे बना के उसको लिख लीजिए और हिंदी में भी आप चाहे तो बना के लिख सकते हैं। अगली ड्रग है हमारी फ्रेंड रिफाम्पिन, या इसको रिफाम्पिसिन भी कहते हैं या रिफाम्पिन भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है ये रिफामाइसिन जो हमारे एक एंटीबैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडियोरी, उससे ये निकाला जाता है। बेसिकली ये एक सेमी सिंथेटिक है। ये क्या होता है, ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव और माइकोबैक्टीरिया तीनों के खिलाफ ये पूरी तरह से एक्टिव होता है, यानी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। रैपिडली सिलेक्टेड होता है रिफाम्पिसिन, सिंगल डोज के जिसको दिया जाता है। ये आगे बात करते हैं इसका मैकेनिज्म एक्शन कैसे होता है, क्या करता है, ये बाइंड टू द बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटेड आरएनए सिंथेसिस। देखिए क्या होता है कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसमें आरएनए भी है, तो आरएनए का अगर सिंथेसिस को हम स्टॉप कर दें तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो क्या करता है, जैसे आपने देखा कि पहला वाला जो रिफाम्पिसिन था वो सेल मेम्ब्रेन को किल कर रहा था, लेकिन जो आपका आइसोनियाज़िड है, रिफाम्पिसिन है सॉरी दूसरा, ये क्या कर रहा है कि ये उसके आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है। कैसे ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि एक एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम को अगर ये ब्लॉक कर देगा तो आरएनए का सिंथेसिस बन जाएगा, और जब आरएनए सिंथेसिस होगा तो क्या होगा, ये बैक्टीरियोसाइडल हो जाएगा, जो बैक्टीरिया को किल कर देगा, और इस तरह से ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर मर जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और भी प्रॉपर्टीज लिखी किसके लिए होता है, ये इसका भी रेजिस्टेंस हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के कारण ये रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ी सी काइनेटिक कैसे होता है, तो ये अब पूरी तरह से वेल एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है लीवर में, ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके प्रोटीन बाइंडिंग हाई होती है। ये किस किस ब्रांड नेम से मिलता है मार्केट में, ये रिफामाइसिन, रिफोरल, रिफोप्रोडिन, रिफोलिन, रिफाम्टकान एंड रिफोम्यूकिनियम के नाम से मिलता है मार्केट में। इसका यूज़ क्या है भाई, पहली बात तो ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में का यूज़ होता है, इसके साथ साथ ये एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में, लेप्रोसी के केस में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अगला ड्रग हम बात करेंगे इथेनब्यूटाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो देखिए सारे ड्रग जो होते हैं वो किसी भी टीबी पेशेंट को कॉम्बिनेशन देते हैं सारे के सारे एक साथ। तो इथेनब्यूटाल ड्रग को शॉर्ट फॉर्म में ईटीबी भी कहते हैं। ये वाटर सॉल्युबल ड्रग है, हीट स्टेबल ड्रग है, और ये डाई हाइड्रोक्लोराइक एसिड सॉल्ट में क्या होता है, ये डिजॉल्व होता है, डिस्पेंस हो जाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का, ध्यान से समझिएगा, ये जो होता है ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का होता है, मतलब ये बैक्टीरिया के संख्या को बढ़ने से रोकेगा, ना कि बैक्टीरिया को मार के खत्म करेगा, पूरी तरह से मारेगा नहीं, बस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, इसलिए बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये क्या करता है, स्पुटम कन्वर्जन को भी ये डिस्टिंग रोकता है और रेजिस्टेंट भी डेवलप कर सकता है। इसको हमेशा आइसोरियाजाइड के साथ दी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो क्या करता है, ये इनहिबिट माइकोबैक्टीरियल अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज एन एसेंशियल कंपाउंड और द माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। देखिए क्या होता है, आपको पता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है उसके अंदर आरएनए है और बाहर क्या है, माइकोलिक एसिड का सेल मेम्ब्रेन है। तो जो माइकोलिक एसिड का सेल मेम्ब्रेन है उसको माइकोलिक एसिड बनने के लिए एक कंपाउंड होता है अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम एक एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम हमारे बैक्टीरिया के अंदर नहीं बनेगा तो माइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्या करता है आपका इथेनब्यूटाल, बेसिकली ये अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज को ही इनहिबिट कर देता है। जब ये इनहिबिट हो जाता है तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, बैक्टीरिया विकसित नहीं हो पाते और ये बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ने से रोक देता है, ठीक है। अब बाकी इसमें अगर ड्रग को अल्ट्रेशन करेंगे तो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, और ये क्या करता है अदर ड्रग के साथ इसको हम लोग क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसको कॉम्बिनेशन में हमेशा दिया जाता है अलग अलग दवाओं के साथ, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर का फॉर्म होता है, वाटरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, और ये वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म और ईथर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। जो इथेनब्यूटाल का जो वाटर में सॉल्युबल होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी इसका जो रोटेशन होता है वो ऑप्टिकल रोटेशन वो डेक्स्ट्रो होता है, और ये गट में इंटेस्टाइन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। यूज़ की बात करें तो सेम चीज़ है। पहली बात क्या, ट्यूबरक्लोसिस में इसको यूज़ करते हैं। कौन से ट्यूबरक्लोसिस में, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। किस किस ब्रांड नेम से मिलता है मार्केट में इथेनब्यूटाल, ये डैटब्यूटॉल, स्यूरोलॉल, ट्यूबोटॉल, एथेब्यूटॉल, अब मायोब्यूटॉल के नाम से मार्केट में बिकता है। अगली जो ड्रग है हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग पायराजिनामाइड, ये भी हमारा ड्रग साथ में देते हैं। तो पायराजिनामाइड का स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख लीजिए। ये बेसिकली ये इसको निकोसिनामाइड भी कहते हैं, क्योंकि ये इसको इसमें जो निकोटीन जो कंपाउंड का जो रिंग होता है वो इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको निकोसिनामाइड भी कह सकते हैं। ये स्टेबल है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन
ये वीक ड्रग इन नेचर होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल पीएच पे बेसिकली इनएक्टिव होता है, इसका बेसिकली 5.5 पीएच पे ये होता है, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस के साथ ये हाईली सिलेक्टिव ड्रग होता है, 2 महीने की थेरेपी में इसको यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो जो पैराजिनामाइड होता है, कन्वर्टेड टू तो पायरोजोनिक एसिड बाई माइक्रोबैक्टीरियल पैराजिनामाइड, ठीक है। ये वही क्या करता है, ये भी सेम काम करेगा, एंजाइम को अल्टरेशन करके माइकोलिक एसिड के फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि जो इसका सेल मेम्ब्रेन है माइकोलिक एसिड का बना है वो किल हो जाएगा, तो ये भी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ वही है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, टेस्ट में बिटर होता है, ऑर्डरलेस होता है, वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, ईथर और क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्युबल होता है, ठीक है। और क्लिनिकल यूज़ क्या है भाई, सिंपल सा ट्यूबरक्लोसिस में। इसका डोज क्या है, 40 to 50 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं 3 बार। और इस ब्रांड नेम क्या है होता है, एडिनामाइड, एपाजीन, पैराफाइन, ये इस नाम से आता है। तो ठीक है फ्रेंड, अब अगला ड्रग हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग में स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी क्या है, तरह का अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है, जो अमीनो ग्लाइकोसाइड रिंग बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। ये आइसोनियाजाइड और रिफॉर्मपिसिन के से लेस इफेक्टिव होता है, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन में हमेशा दिया जाता है, ठीक है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, इससे ब्रेन में ये काम नहीं आता है। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये जो बैक्टीरिया साइडल होती कैसे होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया को डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, अब प्रोटीन और अमीनो एसिड। तो क्या करता है, ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, जिससे बैक्टीरिया के अंदर उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक जाता है। तो ये बैक्टीरियोसाइडल नेचर होता है। बेसिकली बैक्टीरिया में जो होता है, जो राइबोसोम होता है, आपको पता है कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में। तो राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, 30S और 50S। तो ये 30S सब यूनिट को, स्मॉल यूनिट को बाइंड करके वहाँ पे ब्लॉक करता है, ताकि प्रोटीन का सिंथेसिस पूरी तरह से रुक जाए, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, वही ये एब्जॉर्ब वेरी पुअरली होता है, ठीक है। जीआईटी में ये वेल एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आईवी के फॉर्म में देते हैं, 30 से 60 मिनट तक इसका इन्फ्यूज़न रहता है। बाकी इसका अलग अलग हाफ लाइफ है टैबलेट के फॉर्म में, ठीक है। क्लिनिकल यूज़ क्या है, वही सेम बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। ये कॉम्बिनेशन में देते हैं बाकी 3 दवाओं के साथ, जो दवाई हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो ये फ्रेंड था हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग, यही इंपॉर्टेंट था। बाकी सेकंड लाइन ड्रग्स जो इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। जैसे कि सेकंड लाइन ड्रग में हमारा जो ड्रग है, ये ड्रग कब देते हैं, जब रेजिस्टेंट हमारी बॉडी में, फर्स्ट लाइन ड्रग हमारी बॉडी में काम करना बंद कर चुका है, उसके खिलाफ हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है, तो हमको मजबूरी में सेकंड लाइन ड्रग देना होता है। लेकिन सेकंड लाइन ड्रग का नुकसान ये है कि इसमें टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसका इफेक्ट बहुत कम होता है। कुछ ड्रग आपके सामने नाम दिया हुआ है, ठीक है। जैसे पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड है, इसका डिटेल आपके सामने है, इसको यहाँ से आप देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह से एथिरोमोनामाइड है, इसको भी यहाँ से देख के, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ये खुद से लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर नंबर 4 हमारा खत्म हो गया था, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 लेकर आएंगे बहुत जल्दी, इसका नाम है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग या एंटी एमीबिक ड्रग। उसको लेकर हम आपसे मिलेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।